नमस्कार। आज एक मेल चार्ट लाया हूँ विवाह से संबंधित। बहुत सारे लोगों को आप देखने देखा होगा अपने आसपास की वो जीवन भर अविवाहित ही रह जाते हैं। उनकी कुंडलियों में निश्चित रूप से अविवाहित होने का योग बना है। आज मेरे पास जो कुंडली है ये भी एक अविवाहित युवक की है। ये 35 वर्ष की इनकी अवस्था बीत चुकी है। आयु बीत चुकी है। वर्तमान में 35 वर्ष के हैं ये, और इनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। जातक विवाह करना चाहता है, कई वर्षों से प्रयास कर रहा है, लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा। इससे कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं, क्यों विवाह में बाधा है, क्या समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, आइए इस कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और ये भी प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं कि विवाह कब होगा, होगा भी या नहीं। ये कुंडली है। आ, ये जन्म समय और जन्म स्थान है, जन्म तिथि है, ये देख लीजिए आप लोग। मेष लग्न की पत्रिका है। लग्न में ही उच्च के सूर्य बैठे हैं। चंद्रमा भी उच्च राशि में बैठे हैं। बहुत कम पत्रिकाएं आपने देखी होंगी अपने जीवन में, आगे भी देखेंगे बहुत कम, जिसमें एक ही पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी उच्च राशियों में बैठे हो। तो ये विशिष्ट पत्रिका है इस संदर्भ में। दूसरा, शनि भी अपनी स्वराशि में दशम स्थान के स्वामी दशम में बैठे हैं स्वराशि में, हालांकि ये राहु केतु से पीड़ित भी हैं। तो इस मामले में भी बहुत अच्छी बात है। केंद्र में दो ग्रह है, उच्च और स्वराशि के बैठे हुए। लग्नेश और सप्तमेश एक साथ कंजंक्ट होकर के एक आदर्श भाव में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। विवाह के संदर्भ में बहुत अच्छा है ये कंजंक्शन। लेकिन अब पीड़ा है तो उसको भी पीड़ा आगे हम व्याख्या करेंगे क्या है, किस तरह से उसको हम डीप में जाकर के बताएंगे। अब इस कंजंक्शन में आप देखिए कि ये मंगल 10 अंश का है और शुक्र 28 अंश का है, यानी कि अंशात्मक अंतर देखा जाए तो लगभग 18 अंश का हो गया, तो काफी दूरी हो गई। तो ये प्रभाव, ग्रह जितने ही नजदीक हों एक दूसरे के उतना अधिक एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। युति का प्रभाव उतना अधिक हो जाता है, और जितने दूर होते जाते हैं उतना वो युति का प्रभाव कम होता जाता है। तो ये दूरी की वजह से प्रभाव तो है पर कम है। इस कुंडली में भाग्येश भाग्य स्थान को देख रहे हैं गुरु। गुरु देखिए इस कुंडली के एक तो मित्र हैं लग्नेश के, ऊपर से भाग्येश होकर के थर्ड स्थान में बैठे हैं। भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि जातक का भाग्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जातक का जीवन ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा है, और आगे भी ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा होने वाला है। पहले से अच्छा जीवन अब आगे गुजारने वाला है। वो है दशा पर डिपेंड कर रहा है। मैं आगे अभी अभी इसकी व्याख्या थोड़ी सी करूंगा। हमारा विषय आज का है सप्तम से संबंधित, यानी विवाह से संबंधित, उसको हमें इस कुंडली पर देखना है। सप्तम भाव पर आप देखिए कि सूर्य और शनि, दो ग्रहों की पूर्ण दृष्टियां आ रही हैं। दो अशुभ ग्रहों की दृष्टियां किसी भी भाव भावेश को पीड़ित करें तो उससे संबंधित फलों में समस्याएं, अशुभता, पीड़ा हो जाती है। यानी कि सप्तम भाव तो पीड़ित मान लीजिए। सप्तमेश शुक्र भी पीड़ित है, क्योंकि शुक्र सिर्फ सप्तमेश ही नहीं है इस कुंडली के लिए। वो शुक्र हमेशा जो नैसर्गिक कारक है विवाह का, भोग का, पत्नी का, वो भी है। इस रूप में भी शुक्र को यहाँ देखना है। यानी शुक्र सप्तमेश भी है और कारक भी है। शुक्र देखिए शनि की राशि में बैठा है। पहली चीज, पहली समस्या ये, शुक्र का एज ए ग्रह, मतलब ग्रह के रूप में भी शुक्र को, जो शुक्र के कारकत्व है अपने, उसका शनि के साथ संबंध होना विवाह सुख के लिए अच्छा नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, अब शुक्र पीड़ित कैसे है वो मैं दिखाता हूं आपको। शुक्र की डिग्री 28 है और शनि की डिग्री 1 है। शनि आप देखिए दशम स्थान में है, शुक्र एकादश स्थान में है। ऐसे नंगी आंखों से देखने पर कोई भी ज्योतिषी, अधिकतर ज्योतिषी या पंडित जी लोग जो ज्योतिष जानते हैं या बताते हैं, वो यही कहेंगे कि शनि और शुक्र का कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शनि की पूर्ण दृष्टि शुक्र के ऊपर आ रही है, चतुर्थ पाद दृष्टि। वो भी मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। पीछे की, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक कुंडली पर ये बात वहां भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं। ये एक बारीक बात जो डीप में जाकर के कोई भी ज्योतिषी नहीं बताता है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि सभी लोग ज्योतिष को समझें, जानें। और जो ज्योतिष के संदर्भ में भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में,
लोग ठगे जा रहे हैं, इसकी छवि खराब है, वो थोड़ी सुधरे, अच्छी हो। यह मेरा प्रयास है, लोगों के अंदर जागृति आए, जागरूकता आए, ज्योतिष को जाने और समझे, यही मेरा प्रयास है। इसलिए जो भी चीजें होती हैं, जो बारीक से बारीक चीजें होती हैं, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया, वो मैं बताने का यहाँ प्रयास करता हूँ। और आप लोग सीखिए, उस चीज को नोट कीजिए, जो ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं मेरी कुंडली के माध्यम से, मेरे विश्लेषण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ देखिए, शनि मात्र एक अंश के हैं, यानी कि इस बॉर्डर लाइन पे हैं। धनु राशि से निकल के अभी शनि मकर राशि में गए ही हैं। शनि की चाल बहुत धीमी होती है, सभी को पता है। एक राशि में 28 वर्ष तक रहते हैं। चंद्रमा तो एक राशि में मात्र 2 दिन में ही निकल जाता है। सोचिए कितना अंतर है। शुक्र एक राशि में मात्र 27-28 दिन रहते हैं। 28 दिन। ये भी इस बॉर्डर लाइन पे है, क्योंकि 28 अंश पे है। 30 अंश जैसे ही होगा वो यहाँ आ जाएंगे, तो लगभग यहाँ पहुंच चुके हैं, ये मान के चलिए। यानी कि यहाँ से और यहाँ की दूरी हो गई लगभग 60 अंश। लेकिन इन दोनों ग्रहों के बीच में दूरी हो गई लगभग 27 अंश। यानी कि 60 और 27 में अंतर मात्र 3 अंश का है। लगभग शनि शुक्र को अपनी पूर्ण दृष्टि से लगभग देख रहे हैं। लगभग 100% दृष्टि लगभग जा रही है, थोड़ा सा 19-20 होगा। अभी मैं अभी आपको दृष्टि वाला टेबल लगा के दिखाऊंगा। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि होती है, ये सभी जानते हैं। यहां पर शनि की शुक्र पर तृतीय दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि है, वो आ रही है। वो यहां से आप देख लीजिए, दृष्टियों के टेबल से। ये देखिए, शनि की दृष्टियां शनि की हैं। ये शुक्र का टावर है, यानी शुक्र पर शनि की जो दृष्टि आ रही है वो इतनी बड़ी है, देखिए इतनी अधिक है। यहाँ देखिए प्रतिशत लिखा हुआ है, कितनी प्रतिशत तक किस ग्रह पर शनि की दृष्टि जा रही है। तो 90% वाला जो लाइन है, रेखा है, उसको टच कर गया है, उससे ऊपर जा रहा है। यानी शनि लगभग शुक्र को 90% से ऊपर के बल से दृष्टि दे रहे हैं, यानी 100% पहुंचने ही वाला है। शुक्र की गति तीव्र है, तो इस दृष्टि को लगभग के 100 के आसपास हम मान के चलेंगे। यानी और शुक्र शनि को आप देख लीजिए, शनि बहुत बलवान है, कुंडली में 1.66 बल प्राप्त है। शुक्र के अंदर बल शनि से काफी कम है। यानी यही शुक्र अगर अधिक बलवान होता, शनि कम बलवान होता, तो शुक्र पर शनि का प्रभाव होता तो जरूर, लेकिन इतना नहीं होता। अब शनि यहाँ बलवान होने की वजह से, शुक्र शनि से कमजोर होने की वजह से, शुक्र का शनि की राशि में होने की वजह से, शुक्र पर शनि का प्रभाव बहुत अधिक है। सप्तमेश है, कारक भी है। इसलिए शनि क्या कर रहा है, विवाह में बाधा पहुंचा रहा है, सांसारिक सुख भोगों में बाधा पहुंचा रहा है। ये रीजन हो गया। सप्तम सप्तमेश यहाँ पीड़ित हो गए, कारक भी पीड़ित हो गया। दूसरा स्त्री कारक ग्रह जो चंद्रमा होता है, वो भी पीड़ित ही है, उच्च राशि में जरूर बैठ रहा है, लेकिन आप देखिए कि राहु और मंगल से दृष्ट है। पूर्ण दृष्टि दोनों की आ रही है, और ये पीड़ित है चंद्रमा। नवांश में भी जैसे हम लग्न कुंडली में ग्रहों को देखते हैं, भावों को समझने का प्रयास करते हैं, इसके बल को, इसके प्रभाव को, हमें शुभ या अशुभ प्रभाव को हमें नवांश में जाकर के भी देखना चाहिए कि वहां स्थिति क्या है। क्या वहां अच्छी स्थिति में आया है? अगर अच्छी स्थिति में आया है तो यहाँ जो लग्न पत्रिका में अशुभता है, पीड़ा है, वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर वहां भी स्थिति बिगड़ गई तो यहाँ की पीड़ा समझिए कि बढ़ गई। नवांश में जाकर के देखिए तो मंगल यहाँ भी शनि की राशि में, यहाँ भी शनि की राशि में है, लेकिन यहाँ मंगल उच्च राशि में है और केंद्र में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, मान के अच्छा मानेंगे इसको। शुक्र को आप देखिए कि शुक्र यहाँ मंगल के साथ था, लेकिन यहाँ लग्नेश मंगल से षडाष्टक बना लिया शुक्र। बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं आधुनिक काल के, वीवी रमन। उनकी एक पुस्तक है जातक निर्णय, जो कि बहुत फेमस पुस्तक है। उसमें उन्होंने उदाहरण सहित सूत्रों को, सिद्धांतों को बताया है। उसमें बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि नवांश में लग्नेश से जो ग्रह या जो भावेश 6, 8, 12 में बैठा हो, उस भाव से संबंधित या उस ग्रह से संबंधित फलों में अशुभता आ जाती है, प्रभाव नकारात्मक हो जाते हैं। यहाँ देखिए, लग्नेश से शुक्र षडाष्टक है, वो सप्तमेश भी है और विवाह का कारक भी है, दोनों बातें। तो इस तरह से यहाँ भी समस्या है। इसके अलावा शुक्र नवांश में हम शुक्र से सप्तम भी देखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है। तो यहाँ भी आप सप्तम से शुक्र में देखिए कि केतु बैठा हुआ है, तो यहाँ भी शुक्र से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है। नवांश पत्रिका में भी समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाते हैं कि दशा पर। तो ये लग्न पत्रिका देख ली हमने, नवांश पत्रिका देख ली, दशा को भी देखना बहुत जरूरी है। दशा राहु की आई थी 2007 में, 17 साल की उम्र में, 90 का जन्म।
17 साल की उम्र में राहु की महादशा आई थी। 17 साल की उम्र में विवाह तो होने से रहा। आजकल के समय में देश काल परिस्थिति के हिसाब से आजकल तो 30 साल की उम्र को भी आज के युवा वर्ग कम में मानते हैं। करियर को प्रेफर करते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्व करियर को दे रहे हैं, इसलिए वो विवाह करना नहीं चाहते। लेकिन ये जातक कुछ 2-4 सालों से निरंतर प्रयास कर रहा है कि मेरा विवाह हो जाए। राहु की महादशा में विवाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहु शनि के साथ बैठा हुआ है। बहुत स्पष्टता से क्लियर कट समझना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं। राहु शनि के साथ बैठा है। शनि बहुत बलवान है, शनि बाधा कारक रहे। जब महादशानाथ पर शनि का प्रभाव आ जाए और बलवान शनि का प्रभाव आ जाए तो महादशानाथ यदि विवाह की उम्र है तो विवाह नहीं होने देगा। फलों में बाधा रुकावट उत्पन्न करता है शनि। यानी उस महादशा में विवाह जैसा शुभ फल नहीं होने पाता, या मैक्सिमम पत्रिकाओं में देखेंगे तो यहाँ शनि राहु को पीड़ित कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, इसलिए राहु की महादशा में विवाह नहीं हुआ। जबकि इस राहु की महादशा में शुक्र का भी अंतर आके जा चुका है, चंद्रमा का भी अंतर आके जा चुका है, सूर्य बुध का भी अंतर आके जा चुका है, और गुरु का भी अंतर आके जा चुका है। लग्नेश मंगल का अंतर चल ही रहा है, आप देखिए कि लग्नेश मंगल का अंतर चल रहा है, वो भी खत्म ही होने वाला है, मात्र 3 महीने बचे हैं। और राहु की महादशा भी समाप्त होने वाली है। अब गुरु की महादशा आ रही है 30 नवंबर से, इसी साल 3 महीने बाद। क्या गुरु की महादशा में विवाह होगा? प्रश्न यही था कि विवाह कब होगा, क्या गुरु की महादशा में विवाह होगा? तो हम यहाँ पर हाँ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो गुरु भाग्येश है, लग्नेश का मित्र है। बहुत क्लियर समझना, राहु देखिए लग्नेश, एक तो शनि के साथ है, शनि लग्नेश का शत्रु भी है, बहुत बलवान शनि। गुरु लग्नेश का मित्र है, भाग्येश है, भाग्य स्थान को देखना है। यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि गुरु की महादशा आ रही है, जातक के जीवन के 16 साल ये जो है जीवन के, ये बहुत ही सुंदर होने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव को देख रहा है, और भाग्येश पीड़ित भी नहीं है। थोड़ी समस्या है, मैं बताता हूँ क्या समस्या है। देखिए, गुरु पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि, किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं आ रही, लेकिन गुरु पापकर्त्री में है। पापकर्त्री में कैसे? एक तरफ केतु बैठा है, दूसरी तरफ चंद्रमा है। चंद्रमा भी इस कुंडली में अशुभ है क्योंकि सूर्य के काफी निकट है। शुक्ल पक्ष का जरूर है, लेकिन वो आ, तृतीय तीसरी तिथि का जन्म है। यानी मात्र लगभग इस 18 और 8 26 अंश आगे, लगभग 60-70 अंश आगे निकल गया होता है सूर्य से चंद्रमा, तो इसको हम शुभ मानते हैं। तो ये पापकर्त्री में है, लेकिन कोई विशेष समस्या नहीं है। अब देखिए कि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी आ रही है। महादशानाथ गुरु जब आएगा महादशा में तो इसकी दृष्टि सप्तम पर भी आ रही है। और लग्नेश सप्तमेश को भी गुरु देख रहे हैं, देखिए नवम दृष्टि यहाँ आ रही है, लग्नेश पर और सप्तमेश पर और पत्नी कारक शुक्र पर भी। अब ऐसे में जब गुरु जागृत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, दशा भी आ जाएगी, और तो क्या विवाह नहीं होगा? गुरु पर शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव नहीं है, किसी सूर्य मंगल का प्रभाव नहीं है, दृष्टि नहीं आ रही, गुरु पीड़ित नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए कि वर्तमान ट्रांजिट आप देख लीजिए। ये देखिए 16 अगस्त 16 अगस्त 2025, ये आज का डेट है। वर्तमान में ये देखिए, ये लग्न पत्रिका है, ये वाला हिस्सा, और ये बाहर वाला हिस्सा, ये है गोचर कुंडली। यहाँ पे वर्तमान देखिए गुरु मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, और जन्मकालीन गुरु के ऊपर से ट्रांजिट हो। कितना शुभ प्रभाव इस समय है गुरु के ऊपर, गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है। महादशानाथ के रूप में देखना है गुरु को, यहाँ पर भाग्येश के रूप में गुरु को देखना है। तो जब महादशा में आएंगे गुरु, निश्चित रूप से इस वर्ष विवाह होने के बहुत ही अच्छे प्रबल योग हैं। गुरु इस साल अतिचारी है। अतिचारी किसको बोलते हैं? जब कोई ग्रह बहुत तीव्र गति से गोचर कर रहा हो। गुरु 30 या 31 मई को इस मिथुन राशि में आए थे, और अक्टूबर में ही, मात्र 5 महीने में ही, गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। देखिए अभी 15 अक्टूबर है, यहाँ पर देखिए
ये 15 अक्टूबर है 2025। गुरु का यहाँ देखिए 28 अंश के हैं, इस राशि मिथुन राशि में यहाँ पर है। अब मैं इसको एक सप्ताह आगे करता हूँ। ये आ गया, डेट हो गई 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को यहाँ देखिए गुरु आ गए कर्क राशि में। यहाँ गुरु का अंश देख लीजिए, जीरो है। गुरु 22 अक्टूबर को कर्क राशि में जा रहे हैं। ये लगभग 1.5 महीने रहेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सूर्य जैसे ही आएंगे यहाँ पर 120 अंश लगभग दूर आ जाएंगे गुरु से, ट्रांजिट वाले सूर्य। उस समय गुरु वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के ये वापस कर्क राशि से मिथुन में आ जाएंगे। 1.5 महीने के, मात्र 1.5 महीने के लगभग रहेंगे ये कर्क राशि में। तो गुरु इस साल बहुत तीव्र गति से गोचर कर रहे हैं। उस दरमियान जब ये वक्री होंगे गुरु, वो समय चटमंगनी पट ब्याह का होगा। क्योंकि जब गुरु शनि जैसे ग्रह वक्री होते हैं और दशा में हों, अंतर दशा में, प्रत्यंतर में, तो घटनाएं बड़ी तीव्र गति से होती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कुंडलियों में। तो उस समय में जातक के लिए हम विवाह होने के लिए बहुत ही अनुकूल समय बताएंगे। लेकिन छोटे छोटे ग्रह शुक्र और सूर्य को भी हम देखेंगे कि वो कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य का ट्रांजिट लग्न, सप्तम या एकादश भाव से होगा, या इस गुरु के ऊपर से होगा, तो ही हम विवाह के लिए जाएंगे, यानी विवाह के लिए बोलेंगे। सिर्फ एक गुरु के ही ट्रांजिट से विवाह नहीं हो जाएगा। शुक्र और सूर्य जैसे ग्रहों, मंगल जग्नेश है, इन ग्रहों का भी ट्रांजिट लग्न, सप्तम, एकादश और गुरु यानी तीसरे भाव के ऊपर से होना चाहिए। तब जाकर के विवाह से संबंधित चीजें होंगी। यहां से भी पंचम भाव से भी होगा, क्योंकि ये सप्तम है, इन दोनों ग्रहों के सप्तम का भाव है ये। यहां से भी होगा, यहां से भी, नवम स्थान से भी, क्यों भाग्य का स्थान है और भाग्य महादशानाथ जो रहेगा वर्तमान में गुरु, उससे भी सप्तम में ये ग्रह आ जाएंगे। तो इन तीन भावों में, यानी लग्न, तीसरे, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश, इन 6 भावों में शुक्र, सूर्य, मंगल जैसे ग्रहों का गोचर हो। गुरु का गोचर तो यहाँ से हो ही रहा है। उस समय में विवाह होने के लिए हम बोलेंगे निश्चित रूप से। तो ये एक कुंडली है विवाह से संबंधित, कि विवाह में विलंब क्यों होता है। वो सबसे बड़ा विलंब का कारक शनि है। अगर शुक्र बहुत पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित नहीं हो रहा है, राहु केतु मंगल सूर्य से पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए, शनि की राशियों में हो, नवांश में 6, 8, 12 में चला जाए, तो भी दिक्कतें हैं। वो शनि से नहीं दृष्ट हो तो भी समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है ना, वो नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, भोग का कारक है, सप्तम भाव का स्थिर कारक है, तो भी समस्याएं हैं। शुक्र की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है, लेकिन अगर शुक्र नहीं पीड़ित है, क्योंकि कारक जो होता है ना, भाव से ज्यादा बलवान भावेश होता है और भावेश से अधिक बलवान कारक होता है। अगर कारक पीड़ित नहीं है, सप्तम सप्तमेश पीड़ित भी है, तो भी विवाह सुख रहेगा, पत्नी का सुख रहेगा। थोड़ी समस्याएं जीवन में रहेंगी, जो कि करीब करीब बहुत सारे लोगों के जीवन में चलती हैं, लेकिन विवाह चलता है। विवाह भी होगा और चलेगा भी। लेकिन शुक्र पीड़ित हो गया, सप्तम सप्तमेश नहीं भी पीड़ित है, अगर शुक्र बहुत पीड़ित हो गया, तो भी विवाह संबंधी समस्याएं, पत्नी सुख, विवाह संबंधी समस्याएं जीवन में रहती ही हैं। और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया तो कहना है क्या, ये तो समझे कि अविवाहित वाला ही हो गया। लेकिन इस कुंडली में विवाह होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। क्योंकि आगे शुक्र इतना पीड़ित नहीं है, एक शनि की दृष्टि आ रही है, दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये कुंडली थी, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो लिखिए। प्रश्नों का जवाब मैं देता ही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में भी दूंगा, आप मेल करेंगे तो भी जवाब मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुझाव हो तो अवश्य लिखें, मैं स्वीकार करूंगा उन्हें सहर्ष। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।